हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एम एच। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये लास्ट हेड है इनकम फ्रॉम। अगर इनकम टैक्स में आप देखोगे देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, और इसमें जो सबसे लास्ट हेड है दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है iOS। ये आपको थोड़ा याद रहेगा समझने के लिए, जैसे एंड्रॉयड और iOS होता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का जो मीनिंग है उसको हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है दैट इज जनरल मीनिंग, और सेकंड जो पार्ट है दैट इज स्पेसिफिक मीनिंग। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का ये दोनों मीनिंग का क्या मतलब है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इसका बेसिक मीनिंग क्या है, जनरल मीनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कि देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कोई भी इनकम आप कमाते हो ये 5 हेड में ही जाएगा। सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो ये जो लास्ट वाला हेड है ये रेसिडुअल हेड है, मतलब जो ये पहले 4 हेड में इनकम कोई नहीं जाएगा तो वो इस हेड में जाएगा। दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जनरल मीनिंग आपका यही बताया गया है कि एनी इनकम विच इज नॉट पार्ट ऑफ एनी अदर रिमेनिंग 4 हेड, that is salary, business, profession, house property and capital gain, it is included in income from other sources। तो कोई ऐसी इनकम जो ना सैलरी हो, ना आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो, ना ही आपकी हाउस प्रॉपर्टी से हो, ना ही आपका कैपिटल गेन हो, तो वो कौन सी इनकम कहलाई जाएगी? दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये इसका जनरल मीनिंग है। तो जनरल मीनिंग यही बोलता है कि कोई भी इनकम अगर आप कमाते हो, अगर वो पहले 4 हेड में नहीं जाएगी तो वो 5वें हेड में कंपलसरी जानी ही जानी है। एक एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे कि गिफ्ट। आपकी शादी हो रही है, ठीक है, आपकी शादी हो रही है, शादी के टाइम पे आपको कुछ गिफ्ट मिला, कैश और काइंड वॉट एवर इट इज। तो वो कैश में समझो आपको 5000 कैश मिला। उसकी टैक्सेबिलिटी हम लोग देखेंगे कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन 4000 5000 आपको कैश गिफ्ट मिला। अब वो गिफ्ट क्या है आपका? सैलरी है क्या? बिजनेस एंड प्रोफेशन से आया वो 4000 5000। हाउस प्रॉपर्टी से आया है क्या? कैपिटल गेन है क्या? नहीं। तो वो इस 4 हेड में नहीं आता, तो अल्टीमेटली किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही जाएगा। तो जनरल मीनिंग इसकी यही बोलती है कि कोई भी इनकम अगर आप कमाते हो और वो ये 4 हेड में ना जाती है तो वो लास्ट के 5th हेड में ही जाएगी, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, तो ये इसका जनरल मीनिंग हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या होता है। तो स्पेसिफिक मीनिंग में हम लोग इसके कुछ टाइप्स देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्पेसिफिक मीनिंग इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ये सब आइटम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही आने वाले हैं। तो कुछ स्पेसिफिक आइटम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट वन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिक मीनिंग में कुछ मैंने यहाँ पे 8-9 पॉइंट्स लिए हैं, वो हम लोग को डीप में डिस्कस करना है। तो दिस इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनकम। ये सब जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। ओके, तो पहला जो इनकम है जो स्पेसिफिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूडेड है दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड आपको पता है, डिविडेंड मिलता है शेयर्स के ऊपर। दैट कैन बी इन कैश और काइंड, जो भी है सब टैक्सेबल है। पहले क्या होता था कि इंडियन कंपनी से, जो डोमेस्टिक कंपनी है उससे नॉट टैक्सेबल था और फॉरेन कंपनी से टैक्सेबल है। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया है, ऐसा सेक्शन डाल दिया गया है कि ऑलमोस्ट डोमेस्टिक कंपनी से भी और फॉरेन कंपनी से भी टैक्सेबिलिटी है। तो पहले देखते हैं इसका बेसिक। अब ये कुछ चीज़ें आती है जो हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है कि बोनस शेयर्स मिलते हैं, राइट। बोनस शेयर्स में हम लोग को कुछ देना नहीं पड़ता है, लेकिन सामने से अपने को फ्री में शेयर्स मिलते हैं। तो बोनस शेयर्स अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिला तो दैट इज़ डिविडेंड, वो डिविडेंड में काउंट होगा। लेकिन अगर इक्विटी शेयर होल्डर को मिला तो वो डिविडेंड काउंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो याद रखना, बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज ए पार्ट ऑफ डिविडेंड, लेकिन इक्विटी शेयर्स को अगर बोनस शेयर्स मिलता है तो वो डिविडेंड में काउंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिविडेंड फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी आर टैक्सेबल एट ए नॉर्मल स्लैब रेट टू शेयर होल्डर। अभी से ये हुआ है 1/4/2000, 1 अप्रैल 2020 से हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी से उन लोग ने डोमेस्टिक और
फॉरेन कंपनी किसी से भी डिविडेंड मिलेगा वो टैक्सेबल है एज ए नॉर्मल स्लैब रेट से शेयर होल्डर को। बट अगर डोमेस्टिक कंपनी ने DTT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, किसको? शेयर होल्डर को। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेड किया है तो शेयर होल्डर को मिलने वाला डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो जाएगा फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। ओके, यहाँ पे मैंने और नहीं बताया, लेकिन एक सेक्शन आएगा 115 BBDA, जिसके अंदर क्या होगा कि अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो 10 लाख तक, कितना? 10 लाख तक, 10 लाख रुपीस तक एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर जितना भी मिलेगा तो फिर आपको टैक्स लग जाएगा उस सेक्शन के अंदर 115 BBDA। तो थोड़ा एडवांस लेवल है, तो अगर आया तो लिमिट याद रखना कि 10 लाख के ऊपर अगर मिला तो तभी वो टैक्सेबल होता है, उसके नीचे टैक्सेबल नहीं है। तो ये है आपका डिविडेंड। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगा और कहीं टैक्सेबल नहीं होगा। सेकेंड है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, अदर गेम ऑफ गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सब अगर आपने कुछ किया है, ठीक है, विनिंग हुआ है, लॉटरी से कोई पैसा मिला, हॉर्स रेस में आपने पैसा लगाया, कोई पजल्स आपने जीता, कोई गैम्बलिंग किया, बैटिंग किया, उसके अंदर जो भी आपको पैसा मिला उसके ऊपर आपको जो भी पैसा मिला वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। और आपको याद रखना है इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% टैक्स लगता है और कोई भी एक्सपेंस माइनस करने को नहीं मिलता है, ये याद रखना। 30% सीधा इसके ऊपर से टैक्स माइनस हो जाता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम्स और गैम्बलिंग और बेटिंग। ओके, तो दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉम्पनसेशन मिलने वाला होता है, मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके एवज में आपको कोई कॉम्पनसेशन मिलता है, मुआवजा जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो वो मुआवजा या मिलने वाला है, लेट हो गया है तो वो लेट हो जाता है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो वो इंटरेस्ट आपको जब मिलेगा तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा, लेकिन वो कब टैक्सेबल होगा? जब एक्चुअल में आपको वो मिलेगा, मिलने वाला है, वो सब यहाँ पे नहीं आएगा। द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, जिस साल में वो रिसीव्ड हुआ उसी साल में वो टैक्सेबल होगा। तो कॉम्पनसेशन या एनहांस्ड, एनहांस मतलब बढ़ गया, पहले था 100 रुपये का कॉम्पनसेशन, लेकिन आपने कुछ केस वेस किया तो वो 150 रुपया हो गया, तो वो 150 रुपीज़ के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। आया समझ में? तो ये सब भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। नेक्स्ट है फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी। अब ये एडवांस मनी क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई एसेट खरीद रहे हो, वो एसेट खरीदने के लिए आप टोकन दे देते हैं, मतलब ऐसा कि भाई हम लोग नहीं खरीदने वाले, हम लोग बाद में आके पूरा पेमेंट करके ये प्रॉपर्टी या ये जो भी है एसेट है वो हम लोग खरीदेंगे, तो वो एडवांस मनी। लेकिन बाद में घर पे जाके या 1-2 दिन में आपको लगता है कि हाँ मुझे वो एसेट की ज़रूरत नहीं है, कुछ XYZ आपका कोई प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से आप वो नहीं खरीदते हो, तो सामने वाला वो एडवांस मनी आपको रिटर्न नहीं करता है। तो जब वो एडवांस मनी आपको रिटर्न नहीं करता है तो वो फोरफिट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, आप वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बोलने पे आपने उसको 1000 रुपया दिया तो वो दूसरे को वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, एसेट नहीं बेच सकता, क्योंकि आपने बुक कर दिया था, बुकिंग अमाउंट आप बोल सकते हो, तो वो फोरफिट हुआ, कैंसिल हुआ। तो उसका क्या? तो वो सामने वाले के पास रह गया। फोरफीचर मतलब अभी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने 50,000 रुपया सामने वाले को टोकन दिया कि भाई मैं 25 लाख का प्रॉपर्टी खरीदूंगा, ये लो 50,000 और 24.5 लाख मैं आपको 2 दिन के बाद देता हूं और हम लोग एग्रीमेंट करके ये प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद आप बोलते सर मैं वो प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता, तो आपने वो 2 दिन में और किसी को बेच देना था, लेकिन मैंने आप बुक किया है तो वो प्रॉपर्टी से मतलब आपने जब वो बुकिंग अमाउंट दिया था मैंने कोई और कस्टमर को नहीं देखा, तो सामने वाला वो एडवांस मनी रिटर्न नहीं करता है। तो जब सामने वाला वो एडवांस मनी रिटर्न नहीं करता है तो वो पैसा जो सामने वाले के पास रह जाता है वो उसको एज ए इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो कैसे इनकम टैक्सेबल होगा? तो अगर ये जो एडवांस मनी है वो 1/4/2014 से पहले का है, 1 अप्रैल 2014 से पहले का है, तो क्या करना है, जब वो एक्चुअल में वो एसेट बिकेगा, उसको ना बेच के वो किसी और को बेचेगा, तो जब कभी भी वो बिकेगा
तो वो टाइम पे जब वो कैपिटल गेन कैलकुलेट करेगा तो उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वो उतना माइनस कर देगा, क्योंकि उतना पैसा ऑलरेडी आपके पास है ना, तो उसका एक्विजिशन, उसका परचेज प्राइस में से उतना पैसा माइनस कर देगा। तो ये बिफोर 1/4/2014 से पहले का केस था कि अगर आपने प्रॉपर्टी बेचने के टाइम पे किसी से एडवांस लिया था, एडवांस मनी बुकिंग अमाउंट लिया था, लेकिन सामने वाला ने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो हम लोग ने वो बुकिंग अमाउंट रिटर्न नहीं किया। 1/4/2014 से पहले की बात है, तो हम लोग वो एडवांस मनी रिटर्न नहीं करेंगे, लेकिन वो पैसा हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करेंगे जब वो एसेट को हम लोग जब कभी भी बेचेंगे। तो हम लोग ने 2 साल के बाद वो प्रॉपर्टी बेचा, तो 2 साल के बाद जब हम वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, और कैपिटल गेन लगेगा तो उसमें से इतना अमाउंट हम लोग को माइनस करना होगा। ये 1/4/2014 से पहले की बात थी। लेकिन अगर 1/4/2014 के बाद की बात है तो आपको वो वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब वो प्रॉपर्टी बिकेगा। जैसे ही वो एडवांस मनी फोरफिट हुआ, वो आपको जिस साल में कैंसिल हुआ उसी साल में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब समझो 2021 में हम लोग ने बुकिंग किया था 50,000 का अप्रैल में, और मई में हम लोग खरीदने वाले थे लेकिन नहीं खरीद पाए, तो ये साल में कैंसिल हो गया, वो फोरफिट हो गया, तो यही साल में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। हम लोग को वेट नहीं करना पड़ेगा कि वो एसेट जब बिकेगा तो अब हम लोग उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करेंगे। तो बिफोर 1/4/2014 रहेगा तो एसेट के कॉस्ट में से माइनस करने का, और आफ्टर 1/4/2014 रहेगा तो वो एडवांस मनी जिस साल में कैंसिल हुआ उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगा। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना है, 4 फीचर ऑफ एडवांस मनी। नेक्स्ट है इनकम जनरेटेड बाय गिविंग मशीनरी प्लांट और फर्नीचर ऑन रेंट इफ नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप कोई मशीन भाड़े पे देते हो, कोई प्लांट भाड़े पे देते हो, कोई फर्नीचर भाड़े पे देते हो, और वो आपका अगर बिजनेस है, आपका बिजनेस ही है मशीन को भाड़े पे देना, आपका बिजनेस ही है फर्नीचर को भाड़े पे देना, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में होगा। लेकिन आपका बिजनेस नहीं है, आप ऐसे ही उसको भाड़े पे दे रहे हो, तो जो इनकम आपको जनरेट होगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हो जाएगा। तो आपका बिजनेस ही है वो भाड़े पे देने का, तो बिजनेस में टैक्स मारो, लेकिन आपका बिजनेस नहीं है तो जो भी रेंट मिलेगा मशीन प्लांट और फर्नीचर को भाड़े पे देने से, वो पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। आया समझ में? ओके, तो दिस इज योर 6th पॉइंट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, हाउएवर फॉलोइंग इंटरेस्ट आर एग्जाम। इंटरेस्ट कोई भी मिलेगा आपको, कहीं से भी मिले, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, तो ये चीज़ याद रखना है। इंटरेस्ट फ्रॉम फॉलोइंग इंटरेस्ट आर एग्जाम्प्ट, तो इंटरेस्ट मिला तो टैक्सेबल है, लेकिन कुछ इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, कुछ नहीं भी लिखा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल होंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में आपको कोई इंटरेस्ट मिला तो 3,500 अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 तक जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके, फिर दूसरा आता है इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड्स। कोई बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिला, जैसे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सब से अगर आपको इंटरेस्ट मिला तो ये सब का सब एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। गवर्नमेंट के जो भी बॉन्ड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उससे जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। फिर एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, उससे भी इंटरेस्ट मिला तो एग्जेम्प्ट है, ये याद रखना है, पीपीएफ जिसको बोलते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड से अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ये नाम याद रखने हैं हम लोग को। और लास्ट वाला जो आता है, सेकेंड लास्ट पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, रेसिडुअल इनकम। मतलब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, सैलरीज ऑफ एमपी और एमएलए। अब ये एमपी एमएलए, इनको जो सैलरीज मिलती है वो सैलरी में टैक्सेबल ना होते हुए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, फिक्स परमानेंट पोस्ट नहीं है। तो इनको जो भी इनकम मिलता है सैलरी के तौर पे, वो उनका सैलरी में टैक्सेबल नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है। आया समझ में? अब लास्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिफ्ट्स। आपको गिफ्ट मिलता है तो सबसे पहला कैश में गिफ्ट मिला, लेकिन वो गिफ्ट 50,000 के ऊपर होना चाहिए, नॉट इक्वल
50,000 भी मिला तो भी नॉट टैक्सेबल है, 50,000 1 रुपया मिला तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा, पूरा 50,000 1 रुपया। आया समझ में? तो कोई भी आपको कैश में गिफ्ट दे तो 50,000 तक ले सकते हो, उसके ऊपर अगर 50,000 1 रुपया भी हुआ तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, 50,000 1 रुपया। ओके, नेक्स्ट इज गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब कैश में नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी में मिल रहा है, ठीक है। अब समझो प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी आपने खरीदा है या नहीं खरीदा है, तो उसमें दो होगा, विदाउट कंसिडरेशन और इनएडुकेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री में मिल रहा है, तो कोई प्रॉपर्टी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे स्पेसिफिक है, जैसे शेयर्स एंड सिक्योरिटी हो गया, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ये सब अगर आपको मिला, ये सब आपको मिला और उसका मार्केट में वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो समझ जाना वो फुल्ली टैक्सेबल एज ए गिफ्ट है। 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, नॉट इक्वल। 50,000 तक है तो नॉट टैक्सेबल, 50,000 1 रुपया हुआ तो टैक्सेबल है। तो विदाउट कंसिडरेशन मिला, फ्री में मिला, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। लेकिन वैल्यू अगर 50 के ऊपर जाती है तो याद रखना, लेकिन याद रखना कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे कि शेयर्स एंड सिक्योरिटी हो गया, पेंटिंग्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, राइट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हो गई, ये सब, और एनी वर्क ऑफ आर्ट हो गया, ये सब अगर आपको मिला तो ही वो टैक्सेबल है, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल है। समझ में? नेक्स्ट है, देखो ये था विदाउट कंसिडरेशन, ये है इनएडुकेट कंसिडरेशन। आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिला इनएडुकेट कंसिडरेशन में, मतलब 1 लाख की चीज़ें आपको 70,000 में मिली, 1 लाख की चीज़ें आपको 40,000 में मिली, इसका मतलब होता है इनएडुकेट कंसिडरेशन। तो रिसीव्ड फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन इन एक्सेस इज नॉट इक्वल इज फुल्ली टैक्सेबल। मतलब अगर डिफरेंस बिटवीन उसका मार्केट में वैल्यू और जिस अमाउंट पे आप उसको खरीद रहे हो, वो दोनों के डिफरेंस अगर 50,000 या उससे ज़्यादा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, मतलब कोई चीज़ लिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने पेंटिंग ली, पेंटिंग का वैल्यू था 70,000 में लिया, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 1 लाख है, तो 1 लाख का आपका 70 में मिला, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे मिला, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कितना है उसका, 1 लाख है, और कंसिडरेशन कितना है, 70,000 है, तो डिफरेंस कितना है, 30,000 है ना। तो अगर 30,000 एक्सीड कर रहा है क्या 50,000 को, नहीं कर रहा है, तो नॉट टैक्सेबल। 50,000 को एक्सीड किया तब वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। आया समझ में? तो वो डिफरेंस देखने का, अगर 50,000 के अंदर का डिफरेंस है तो नॉट टैक्सेबल, 50,000 के ऊपर गया तो ही टैक्सेबल होगा। आया समझ में? ओके, ये था मूवेबल प्रॉपर्टी और हम लोग ने पैसे का देखा था। अब देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी यही सेम सीक्वेंस है, सेम फॉर्मेट है, लेकिन उसमें क्या होता है, स्टैम्प वैल्यू आता है, तो वो देखते हैं। गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ 50,000, स्टैम्प वैल्यू इज फुल्ली टैक्सेबल विदाउट कंसिडरेशन। फ्री में अगर कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है और उसका स्टैम्प वैल्यू, फ्री में अगर कोई प्रॉपर्टी आपको देता है, वैसे तो देता नहीं है लेकिन दिया, तो उसका स्टैम्प वैल्यू अगर 50,000 के ऊपर है तो फुल्ली टैक्सेबल है। 50,000 स्टैम्प वैल्यू, हाँ यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, स्टैम्प वैल्यू 50,000 के ऊपर है तो अपना फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये विदाउट कंसिडरेशन था, अब आएगा इसमें क्या, इनएडुकेट कंसिडरेशन, मतलब कम पे मिला, तो उसमें भी हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, उसमें ये देखना पड़ेगा कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज किया तो उसका स्टैम्प वैल्यू एंड 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन, यहां पे थोड़ा सा अलग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा 90 लाख का, बराबर है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का वैल्यू था जिस टाइम पे आपने परचेज किया, स्टैम्प वैल्यू था 1.5 लाख, 1,50,000, 1.5 करोड़ था, तो 90 मतलब 60 लाख का आपका डिफरेंस आया कि नहीं आया, है ना, 60 लाख का डिफरेंस आया ना। 90 लाख का आपने प्रॉपर्टी खरीदा और उसका एक्चुअल स्टैम्प वैल्यू था 1.5 करोड़। ओके, तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि 50,000 तो ये फिक्स अमाउंट है, 10% ऑफ द कंसिडरेशन, तो 10% ऑफ द कंसिडरेशन क्या है, 90 लाख, तो 90 लाख का 10% कितना हुआ, 9 लाख हुआ। तो 9 लाख और 50,000 दोनों में से बड़ा कौन सा है, 9 लाख,
है ना। तो ओनली इफ द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प वैल्यू और कंसिडरेशन इज मोर देन हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन, तो 9 लाख रुपया आपको फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा एज ए गिफ्ट, अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे। विदाउट कंसिडरेशन खरीदा तो उसका स्टैम्प वैल्यू फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में खरीदा तो याद रखने का कि स्टैम्प वैल्यू लेना है उसका, ठीक है, एंड कंसिडरेशन इज मोर देन हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन। 10% कंसिडरेशन का निकालने का तो 90 लाख में आपने खरीदा था 9 लाख आता है, 50,000 और 9 लाख विच एवर इज हायर तो 9 लाख आएगा। अंडरस्टूड। तो अगर आपका जो डिफरेंस है वो एक्सीड करता है इस अमाउंट से, तो पूरा का पूरा जितना एक्सीड किया पूरा टैक्सेबल हो जाएगा गिफ्ट फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में। तो इन शॉर्ट क्या बोलना चाहता है कि अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला तो उसका स्टैम्प वैल्यू अगर 50,000 के ऊपर है तो आपको वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए अगर आपको मिला तो क्या करना है, डिफरेंस निकालना है स्टैम्प वैल्यू और 50,000 और 10%, पहले ये 5% था अभी 10% हो गया, 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन, और वो डिफरेंस को चेक करना है। अगर वो एक्सीड किया तो अपना पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इसका क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, राइट। तो ये याद रखना है अपने को कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो उसका स्टैम्प वैल्यू 50,000 के ऊपर है तो टैक्सेबल है। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे मिला है मतलब कम अमाउंट पे किया है आपने और अमाउंट उसका स्टैम्प वैल्यू ज़्यादा था, तो हम लोग को फिर ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसका स्टैम्प वैल्यू देखना पड़ेगा, 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा और फिर कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोग ने डिस्कस किया, और भी बहुत सारे पॉइंट है लेकिन ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वन है जो बेसिकली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप इसको गो थ्रू करिए, कोई डाउट आएगा तो यू कैन कमेंट। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।